नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की ऐतिहासिक रैली, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और मिथुन चक्रवर्ती होंगे शामिल। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे, आंदोलन जीवियों ने शुरू किया बीजेपी के बहिष्कार का आह्वान। योगेंद्र यादव ने माना मोदी को सत्ता से हटाना आंदोलन का मकसद। मनसुख हिरेन मौत मामले में बड़ा खुलासा, मरने से पहले हिरेन ने उद्धव ठाकरे को लिखा था पत्र, मांगी थी पुलिस सुरक्षा। एनसीबी की चार्जशीट से बौखलाए रिया के वकील, कहा या तो इल्जाम झूठे या फिर भगवान जाने। पाकिस्तान में मुश्किलों से बची इमरान की सरकार, संसद में साबित किया बहुमत, विपक्ष रहा नदारद। रुक करते हैं पहली खबर का। पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम चरम पर है। कल कोलकाता में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए बीजेपी जोरदार तैयारी कर रही है। इस रैली के लिए बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय कोलकाता वासियों को निमंत्रण दे रहे हैं। इसे ऐतिहासिक रैली के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस रैली में सौरभ गांगुली और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल होंगे। मिथुन के भाजपा से जुड़ने की खबरों पर बीजेपी बंगाल प्रभारी और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी इसके संकेत दिए हैं। डॉक्टर मनीष, कल जो पीएम मोदी की रैली होने वाली है उसे ऐतिहासिक क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए ऐतिहासिक बताया जा रहा है कि जो ब्रिगेड ग्राउंड है वहाँ का, वो बहुत बड़ा ग्राउंड है और ये माना जाता है कि ये हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि जो उसका पॉलिटिकल कैंपेन हो उस ग्राउंड को पूरी तरीके से भर के हो। और मैं आपको बता दूं कि जो कल की तैयारी है वो तैयारी ऐसी है कि जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कम से कम 20 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। पूरे जो बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशनल तंत्र है उसको एक्टिव किया गया है। साथ ही साथ पूरे कलकत्ते को जो है मोदी के होर्डिंग से और बीजेपी के अलग अलग लीडर्स के होर्डिंग से उसको सजाया गया है। साथ ही साथ जो सबसे अहम बात है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि शायद इस रैली के अंदर मिथुन चक्रवर्ती और सौरभ गांगुली, ये दोनों बंगाली आइकन्स हैं, वो अगर इस मंच पे आते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे नए लोग, नए चेहरे भी इस मंच पे नज़र आएंगे। और अगर ये दोनों चेहरे आते हैं तो ये अपने आप में न सिर्फ संख्या की दृष्टि से ये ऐतिहासिक होगा, बल्कि चुनाव को की पूरी दिशा और दशा तय करने में ये पूरा का पूरा ये जो महारैली है वो एक मील का पत्थर साबित होगा। यानी कि कोलकाता में होने वाली पीएम मोदी की रैली को लेकर अब बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है और जोर शोर से इसकी तैयारियां की जा रही है। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर किसान अपने घरों पर काले झंडे लगाकर और हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। इसके साथ ही इस आंदोलन को हवा दे रहे लोगों ने अब बीजेपी के बहिष्कार की मांग उठानी भी शुरू कर दी है। आंदोलनजीवी प्रदर्शनकारी योगेंद्र यादव ने यह खुलकर स्वीकार किया है कि कृषि कानूनों के खिलाफ ये विरोध वास्तव में राजनीतिक है। इसका एकमात्र उद्देश्य मोदी सरकार को हराना और सत्ता से हटाना है। डॉक्टर मनीष, अब तो खुलेआम ये किसान नेता ये स्वीकार कर रहे हैं कि मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है और बीजेपी का बहिष्कार करना है। देखिए, ये किसानों का आंदोलन शुरू से नहीं था। ये बेवकूफ़ लोग थे जो इन्हें अन्नदाता कह रहे थे और ये कह रहे थे कि ये तो किसानों के लिए लड़ रहे हैं, गरीब किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आंदोलन है। ये दरअसल ये थके हारे चुनाव में जमानत जब्त कराए हुए ये फूके हुए कारतूस हैं। इन लोगों ने समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को किसी तरीके से आप राजनीतिक तौर पे चुनाव के जरिए आप उनको नीचा नहीं दिखा सकते, तो इन लोगों ने ये ब्लैकमेलिंग का रास्ता इन्होंने चूज़ किया। आपने जो बात कही कि ये अब 100 दिन पूरे हो गए तो काली पट्टी लगाई जाएगी, तो ये इन्होंने 3 दिन पहले योगेंद्र यादव ने एक लंबा चौड़ा प्लान बताया था कि आगे 10 दिनों तक किस तरीके से ये सारा आंदोलन को ये आंदोलन मर चुका है और इसके साथ न किसान है, न देश की जनता है और न ही इनके साथ पब्लिक सिंपैथी है। ये एक न्यूसेंस है, अब इनको बंद हो जाना चाहिए, लेकिन चूंकि इनको राजनीति करनी है और इसलिए ये एक जिसको कह सकते हैं कि आंदोलन के नाम पे जो मरी हुई जो लाश है उसको ये घसीट रहे हैं।
इससे न कुछ हासिल होने वाला है और न ही ये लोग अपनी मंशे में कामयाब हो सकते हैं। यानी कि पीएम मोदी को जब ये किसान नेता अपने सामने झुकाने में नाकाम रहे तो अब इन्होंने बीजेपी के बहिष्कार का आह्वान करना शुरू कर दिया है। उधर मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध स्कॉर्पियो कार का मामला अब उलझता जा रहा है। संदिग्ध स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत हो गई। मामले में यह भी पता चला है कि मनसुख ने अपनी मौत से पहले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर पुलिस और मीडिया पर परेशान करने का आरोप लगाया था। सीएम के साथ गृह मंत्री और पुलिस आयुक्त को लिखे पत्र में मनसुख ने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। उधर मनसुख की पत्नी का भी कहना है कि उनके पति कभी आत्महत्या जैसी कदम नहीं उठा सकते हैं। डॉक्टर मनीष, क्या है मनसुख हिरेन की ये पूरी कहानी? देखिए, ये मसला बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता चला जा रहा है। इस केस का रेमिफिकेशन आप देखिए, ये क्या है। एक आतंकी संगठन इसकी बाकायदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि उसने ही मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी लगाई थी और जिसमें जिलेटिन जो विस्फोटक उसके जो है वहाँ पे उसने रखे थे। अब आप ये समझिए कि मुंबई के अंदर अंबानी कोई आम आदमी नहीं है, हिंदुस्तान ही नहीं, वो एशिया के सबसे अमीर शख्स है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं और उनके सिक्योरिटी में उनके घर के बाहर इस तरह का विस्फोटक पाया जाता है। अब ये तो मसला सीरियस था ही, तो इसको बहुत ही सीरियस तरीके से मुंबई पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए थी। लेकिन एक दूसरा विस्फोट देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। उन्होंने बताया कि भाई किस तरह का ये जो उद्धव ठाकरे के जो सबसे चहेते पुलिस अधिकारी हैं सचिन वाजे, वो उनके ऊपर ये सवाल उठने लग गया। अब जब ये सब बात चली रही थी तो मालूम चला कि ये जो जिसकी गाड़ी थी मनसुख, उनकी मौत हो गई। अब उनकी लाश बहुत ही संदिग्ध अवस्था में मिलती है। अब ये हत्या है, आत्महत्या है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और चूंकि ये मसला पुलिस से भी जुड़ गया है, आतंकियों से भी जुड़ गया है और ये मसला एक नेशनल इम्पॉर्टेंस का हो गया है, तो बेहतर तो यही होगा कि इस पूरे केस को एनआईए के हाथ में सौंप दिया जाए कि चूंकि इसमें टेरर एंगल भी है और इसमें पुलिस वालों का भी नाम आ रहा है, तो मुंबई के अंदर इस तरह की जांच से कोई सटीक उससे कोई रिजल्ट निकलेगा, वो मुझे तो उम्मीद नहीं है। तो इसलिए लगता है कि इस केस के लिए ये बहुत ही सुटेबल केस है कि जिसे कोई सेंट्रल एजेंसी तहकीकात करे और ख़ास करके इसे एनआईए को सौंप दिया जाना चाहिए। यानी कि जिस तरह के खुलासे इस मामले में हुए हैं उसके बाद एक बार फिर मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे की सरकार की नाकामी सामने आ गई है। वहीं बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ने चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में बतौर मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। रिया का नाम आने के बाद उनके वकील सतीश मानशिंदे ने स्टेटमेंट जारी किया है। रिया के वकील का कहना है कि 12,000 पन्नों की चार्जशीट की उम्मीद हमने की थी। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को किसी न किसी तरह फंसाने के लिए काफी जोर लगाया है। 33 आरोपियों के पास से जितना नशीला पदार्थ बरामद किया गया था वो मुंबई पुलिस के अफसर या नार्कोटिक सेल या फिर एयरपोर्ट कस्टम या किसी भी एजेंसी द्वारा एक रेड या जाल में पकड़े जाने वाले पदार्थ के सामने कुछ भी नहीं है। पूरी की पूरी एनसीबी बॉलीवुड के ड्रग एंगल का खुलासा करने में लगी हुई थी। जितने भी जाने माने चेहरों को पूछताछ के लिए चक्कर लगवाए गए उनके खिलाफ मुश्किल से ही कोई सबूत मिले हैं। ऐसे में मैं सोच रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों? या तो जो इल्जाम लगाए गए हैं वो झूठे हैं या फिर भगवान जाने क्या सच है। डॉक्टर मनीष, इनके स्टेटमेंट के क्या मायने हैं? क्यों इस तरह का स्टेटमेंट रिया के वकील ने दिया है? देखिए, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती का नाम सुशांत सिंह राजपूत के सामने आया था, तो आपने देखा कि किस तरीके से जब मीडिया में रिया चक्रवर्ती का नाम बाकायदा सामने आया तो शुरुआत के दौर में यही सतीश मानशिंदे साहब ही मीडिया पे आकर के रिया चक्रवर्ती को डिफेंड करते थे। फिर ये स्ट्रेटजी भी फेल हो गई, तब इन्होंने एक प्रायोजित इंटरव्यू कराया गया आज तक के चैनल के ऊपर, जिसमें आपने देखा किस तरह से राजदीप सरदेसाई ने उस रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया। उसमें उसने अपने आप को बेगुनाह कहा। फिर उसके बाद 2-3 चैनल्स और, जिस तरह से एनडीटीवी, फिर नेटवर्क 18, इस तरह के चैनल्स ने इसका इंटरव्यू किया। एक उसके इमेज को बेहतर करने की कोशिश की गई। अब हर चोर यही कहता है कि वो बेगुनाह है, हर डाका डालने वाला शख्स कहता है वो बेगुनाह है, हर मर्डरर यही कहता है कि वो बेगुनाह है। कोर्ट के अंदर
कोई वकील ये कहता है कि उसका जो मुवक्किल है, उसका जो क्लाइंट है, वो बाकायदा गुनहगार है, तो ये एक प्रोपेगेंडा की तरह ये इस्तेमाल होगा। और इसे जैसे सतीश मान सिन्हा ने ये बयान दिया, हर चैनल हर जगह जो है ये बात बताया जाने लग गया। ये नहीं बता रहे कि भाई ये तो हर वकील का काम है कि अपने क्लाइंट के फेवर में बातचीत करना, लेकिन ये भगवान के भरोसे छोड़ देना या आरोप को झूठा बता देना, ये मीडिया में ये बात नहीं कही जा सकती है। उन्हें कोर्ट के अंदर एनसीबी के द्वारा जुटाए गए सबूत के खिलाफ उनको दलील देनी पड़ेगी। अब ये सारा मसला कोर्ट के अंदर है, अब वहाँ फैसला होगा कि सतीश मान सिंधे भगवान के भरोसे उन्हें बचा लेंगे या फिर एनसीबी अपने सबूत के भरोसे रिया चक्रवर्ती को पनिशमेंट दिलवा पाएगी। यानी कि रिया चक्रवर्ती के मुख्य आरोपी के तौर पर नाम शामिल होने के बाद अब उनके वकील अपनी बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उधर इमरान खान की डूबती नैया को किनारा मिल गया। सीनेट चुनाव में हार के बाद संसद में इमरान खान ने सरकार का बहुमत साबित कर दिया है। पाकिस्तान की संसद में आज इस पर वोटिंग की गई, जिसका विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। इमरान और उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ की निगाहें पार्टी के उन नेताओं पर रही जिन पर सीनेट चुनाव में पार्टी का साथ छोड़कर विपक्ष का दामन थामने का आरोप लगाया गया था। साथ ही इस पूरे वाकये के दौरान विपक्ष का भी हंगामा जमकर देखने को मिला। डॉक्टर मनीष, क्या पूरा माहौल देखने को मिला संसद में? देखिए, वहां पे जो सीनेट में जो चुनाव चल रहे थे, तो वहाँ दरअसल दिक्कत क्या है इमरान खान के साथ कि इमरान खान सरकार ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे महंगाई भी है, कोरोना की वजह से वहाँ पे त्राहिमाम मचा हुआ है। टेलीविज़न पे सारे एक्सपर्ट्स, अब जो लोग बाकायदा तारीफ़ किया करते थे, जो कैंपेन किया करते थे इमरान खान की, आज वो तनकीद कर रहे हैं, वो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई कोरोना के लिए कुछ नहीं किया, कोई वैक्सीन नहीं आ रहा, और चाइनीज़ वैक्सीन जो फ्री का जो आया है वो काम भी नहीं कर रहा। तो वो एक तो वो पूरा क्रिटिसिज्म जो जिस हिसाब से इन लोगों ने सोचा था कि भाई इमरान खान आएंगे और 2 ही साल के अंदर पाकिस्तान की सारी समस्याओं को ख़त्म कर देंगे, वो तब्दीली आ जाएगी, तो वो तो हुआ नहीं। पाकिस्तान और भी बड़ी मुसीबत में फंस गया। तो इसको लेकर के और इमरान खान के क्रियाकलापों को लेकर के उनकी पार्टी के अंदर ही एक विरोध का माहौल था, और वो नज़र आया जब सीनेट के चुनाव में लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अब क्रॉस वोटिंग वहाँ पे अलाउड है, हिंदुस्तान की तरह यहाँ पे कानून नहीं है पाकिस्तान के अंदर में। अगर हिंदुस्तान में कोई शख्स अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर के वोटिंग करता है तो उसकी सदस्यता ही भंग हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का कोई कानून नहीं है, तो कुछ लोग इस तरह से हमेशा करते हैं। तो तहरीक-ए-इंसाफ जो इनकी जो पार्टी है इमरान खान की, तो उसके कुछ लोग सीनेट के चुनाव में जो है उन्होंने अपोजिशन के साथ मिलकर के अपनी पार्टी को डिच कर दिया। अब जब यहाँ पे इसका जो लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जब मसला आया, तो इसमें पहले ही इमरान खान ने सारे नेताओं को उसने जो है वो धमकी दे रखी थी कि कोई इस तरह का काम इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो सरकार चली जाएगी। संख्या वो कम थी अपोजिशन की, अपोजिशन को मालूम है कि वो डिफीट नहीं कर सकते। तो जैसे हिंदुस्तान में होता है कि भाई विपक्ष जो है वॉकआउट कर जाता है, तो वो वॉकआउट कर गए और इस तरीके से इमरान खान अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रहे। तो ये वहाँ की कहानी है। यानी कि इस बार तो इमरान खान ने अपनी सरकार बचा ली, लेकिन जिस तरह के कारनामे उनके सरकार और मंत्री करते आ रहे हैं, उसके बाद मुश्किलें अभी भी इमरान खान के लिए बनी हुई हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।